नमस्कार साथियों, मैं खेत सिंह राठौड़ B2H क्लासेस फ्रॉम बेसिक टू हाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स पर आधारित रहेगी। दोस्तों, हमने पहले इसके 3 पार्ट देख चुके हैं, जिनके अंतर्गत बेसिक संविधान सभा और संविधान के मूल स्रोतों के बारे में बात की थी। आज इसका चौथा भाग है, जिसके अंतर्गत हम प्रस्तावना और भारत के एकीकरण की बात करेंगे। दोस्तों, तो चलिए इस चौथे भाग को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना की बात हमने, अगर आपको याद हो तो, हमारे पहले वीडियो लेक्चर में जब हम संविधान सभा को देख रहे थे, तो उसमें हमने यह देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना की रूपरेखा वो बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही हम भारत के लोग, जो ये शुरुआती लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वहीं से ली गई है दोस्तों। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में यह देखा था कि जब हम संविधान के मूल स्रोतों की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि अमेरिका से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी पहली पंक्ति वहीं से ली गई है, क्योंकि हमने उसको याद भी करने की कोशिश की थी कि अमेरिका पहली पंक्ति का देश है, तो भारत की प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है वो भी अमेरिका से ही ली गई है। जो ये पहली पंक्ति हम यहाँ देख रहे हैं, यह चीज़ अमेरिका से ली गई है दोस्तों। तो अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मेन चीज़, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक अंतरात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इसमें हम पहले न्याय की बात करेंगे, फिर स्वतंत्रता की बात करेंगे, फिर समता या समानता की बात करेंगे, फिर हम राष्ट्र की एकता और ये अखंडता की बात करेंगे, और फिर जो इसमें सबसे मेन चीज़ है, एक ये इसकी तारीख, और अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो इसकी तारीख है, जो अपना हिंदू कैलेंडर है, जो कि अपने क्या में विक्रमी कैलेंडर है, ये उसके अनुसार जो इसकी तारीख है, ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। प्रस्तावना। दोस्तों, इसमें जो मेन शक्ति का स्रोत है, वो है भारत के लोग। दोस्तों, हम इसमें शक्ति के स्रोत का मतलब है, मतलब हम भारत के लोग, मतलब ये जो संविधान है, ये भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। ये भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम भारत के लोग, इसलिए स्टार्टिंग में इसको यही बोला गया है। और इसमें जो राज्य की प्रकृति होगी, वो होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक अंतरात्मक और गणराज्य। मतलब जो राज्य की प्रकृति होगी, वह समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोक अंतरात्मक होगी। वह भेदभाव नहीं करेगा, वहाँ जनता का शासन होगा, वहाँ एक पूरे समाज का शासन होगा।
अब अगर इससे आगे देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब न्याय में भी 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। न्याय भी 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब अगर हम अपने पिछले वीडियो की बात करें जिसके अंतर्गत हमने संविधान के मूल स्रोत की बात की थी, वहाँ पे हमने देखा था रूस। वहाँ से हमने देखा था रूस से हमने यह लिया था न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यह है राष्ट्रपति के लिए हमने लिया था। यह उस चीज़ का यहाँ कोई उसका संबंध नहीं है। ये बस मैंने आपको ऐसे ही बताया कि आपको वह भी पिछला भी याद हो जाए। दोस्तों, पढ़ाई ऐसे ही होती है। हम अगला पढ़ता जाएंगे और जो उसमें पिछली चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे। जैसे अब यहाँ न्याय की बात आई तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने जो पीछे पूरा पढ़ के आए हैं उसके अंदर न्याय से संबंधित क्या क्या चीज़ थी। जैसे अमेरिका में भी न्याय से संबंधित 3-4 चीज़ें थी: न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों के उनकी प्रक्रिया, ये सब चीज़ें। तो अब हम यहाँ देखते हैं जो प्रस्तावना का उद्देश्य है उसमें पहली चीज़ है न्याय। न्याय में भी 3 प्रकार के न्याय होंगे: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर हम यहाँ देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में पहली स्वतंत्रता होगी विचार की, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म और 5वीं उपासना की। मतलब भारत के लोग जिनको ये स्वतंत्रता होगी वह अपने विचार रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, वह किसी भी अपना विश्वास रखते हैं, वह किसी धर्म को अपने मानने की स्वतंत्रता रख सकते हैं और वह किसी की भी उपासना की स्वतंत्रता रखते हैं। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उनका सही क्रम लिखिए। यह एग्ज़ाम में आ चुका है काफ़ी बार सही क्रम के बारे में। तो स्वतंत्रता का जो सही क्रम है वो क्या होगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर हम इसमें देखते हो, यहाँ देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे करते हैं समानता की बात। तो इसमें 2 प्रकार की समानता की बात की गई है: पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। कि आदमी को अपने प्रतिष्ठा की समानता होगी और उसको अवसर भी बराबर मिलेंगे। तो यहाँ 2 प्रकार की समानता की बात की। फिर यहाँ पे एक और चीज़ की बात कही है जिसे कहा जाता है बंधुता। इसमें 3 चीज़ें ऐड की गई है: व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और ये अखंडता की बात आई गई है दोस्तों। तो हमने इसमें मेन चीज़ क्या क्या देखी? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और अगर यहाँ अपन से पूछा जाए कि प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति ऐसी है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग हैं। और यह प्रस्तावना किस समय लागू की गई थी? हमने पहले भी देखा था कि संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था इस दिन टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे और बाकी के जो हुए थे वो हुए थे 26 जनवरी
1950 को। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और प्रस्तावना लागू की गई थी। अब यह डेट तो वैसे सभी को याद है, क्योंकि जिस दिन संविधान लागू हुआ ये उसी दिन प्रस्तावना भी लागू हुई, लेकिन डेट यह इम्पोर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल विक्रमी संवत 2006, यह मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष का महीना था, मार्गशीर्ष का महीना था, उसमें भी शुक्ल पक्ष था, उसमें भी सातम थी, और विक्रमी संवत तो अपने चल ही रहा है, और 2006। दोस्तों यह चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम इससे आगे देखते हैं और कुछ प्रस्तावना के बारे में। यह तो हमने मेन प्रस्तावना की बात की। अब प्रस्तावना को भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न उसके बारे में बात की है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। किसी ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला है, किसी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली बोला है, किसी ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट बोला है, किसी ने आत्मा बोला है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि किस बंदे ने संविधान की प्रस्तावना को क्या क्या बोला है, क्योंकि सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र निम्न में से किसने बोला। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें सही होगा N.A. पालकीवाला। तो संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला। अब मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि एक आदमी था जिसके पास परिचय पत्र था, वो था N.A. पालकीवाला, और एक और आदमी थे जो कि कुंडली बनाते थे, वो अपने क्या नाम मुंशी जी थे, तो K.M. मुंशी। एक आदमी थे जिनको अंग्रेजी आती थी, तो उनका नाम ही अंग्रेज है, अर्नेड बंकर, तो उन्होंने इसको अंग्रेजी में लिखा की नोट। ठीक है, और 2 आदमियों ने इसको आत्मा बताया है, आत्मा। तो एक तो ठाकुर जी ने आत्मा बताया और एक टीटी जी ने आत्मा बताया। तो ठाकुर से ठाकुर दास भार्गव और टीटी से टीटी कृष्णमाचारी। अब अगर हम पहले की बात करें तो इनमें से K.M. मुंशी और टीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से संविधान की आत्मा कौन है, तो आंसर होगा सही प्रस्तावना। कि निम्न में से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किन किन ने बोला है, तो किन किन ने बोला, एक तो ठाकुर जी और एक टीटी जी। ठाकुर से ठाकुरदास भार्गव, टीटी से टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, और यहाँ पे एक ये मेन चीज़ ये है कि जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और या अखंडता, यह तो था समाजवादी पंथ निरपेक्ष तो है राज्य की प्रकृति, और ये अखंडता आया था, हमने देखा था पीछे ये बंधुता में। तो ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं, जो कि 1976 को हुआ था। यहाँ CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर इसमें कहीं भी CAA दिखे तो आप उसका मतलब यही समझना कि इसका मतलब है ये संविधान संशोधन। तो यहाँ 3 चीज़ें ऐड हुई, 2 तो राज्य की प्रकृति में से समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और एक बंधुता में से अखंडता।
यह 3 चीज़ें ऐड हुई कहाँ से? 42वें संविधान संशोधन से। तो यहाँ पे ये प्रस्तावना का ये इतना ही भाग है। जो जो क्वेश्चन प्रस्तावना में से बन सकते हैं वो मैंने आपको पूरा बता दिया। एक बार आप इसको वापस देख लीजिए, हमने इसमें क्या क्या चीज़ एक ही है। हमने इसमें हम भारत के लोग, यह है शक्ति का स्रोत, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राज्य की प्रकृति, ये न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय, ये 5 प्रकार की अभिव्यक्ति। आप इनका सीक्वेंस ध्यान रखना। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर। और यहाँ पे हमने बंधुता की बात की है, तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डेट, और डेट भी अपने विक्रमी संवत के अनुसार, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। तो यह प्रस्तावना का भाग पूरा हुआ। अब हम उसके बाद बात करते हैं भारत के एकीकरण की। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बने थे तो अंग्रेज़ों ने उनको यह छूट दे दी थी सभी राज्यों को कि आप अपनी मर्जी से हर जगह जाके उड़ सकते हो, या आप जाके पाकिस्तान में जुड़ो, या आप जाके इंडिया में जुड़ो, या आप स्वतंत्र रह सकते हो, यह आपके ऊपर है। तो जब जो जो राज्य थे उनको पाकिस्तान भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहा था, और एक ओर से भारत भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें से कुछ राज्य तो सीधे बिना कुछ हलचल के भारत में आ गए, जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान में चले गए। कुछ राज्य ऐसे हैं, या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके विलय में थोड़ी सी ये दिक्कत आई थी। हम यहाँ पे उनके बारे में ही बात करेंगे। जैसे मैं आपको मेन इसमें हेडिंग बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, और फिर गोवा, दमन दीव। फिर ये सब चीज़ें हैं हम जिनके बारे में अभी देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे हरि सिंह जी। तो हरि सिंह जी का मन था कि वह वहाँ अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, ना पाकिस्तान में रहेंगे ना ही भारत में रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान वालों को पता चला कि हरि सिंह जी तो अपना स्वतंत्र देश बना रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। अब यह हरि सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आया और उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पे विलय के पत्र पे साइन करवाए। बाद में वहाँ सेना भेज के जम्मू कश्मीर को अक्टूबर 1947 में अपने अधीन किया। लेकिन हम आज भी देखते हैं वो अभी तक ये विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है पीओके को लेकर। ये अपने गिलगित और ये बलिस्तान की जगह। अपन फिर बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ ये गुजरात में है। तो इस जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहम्मद खान, वह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जूनागढ़ के जो नवाब थे वह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, किंतु वहाँ की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी ज़्यादा, और वो भारत में मिलना चाहते थे। तो जनता ने भारी बहुमत से भारत में
सम्मिलित होने के पक्ष में निर्णय लिया। बाद में फिर वहाँ पे भी सेना भेज के 1948 में जनमत संग्रह से इसको भारत में विलय किया गया। फिर अगला आता है हैदराबाद। हैदराबाद का जो निजाम था उस्मान अली खान, वह अपनी स्वयं की संप्रभुता बनाए रखने के हक में था। मतलब वह भी यही चाहता था कि मैं ना पाकिस्तान में जाऊंगा ना भारत में, मैं अपने स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन वहाँ की जो जनता थी वह भारत में मिलने के लिए अपना विचार बना रही थी, और वहाँ पे इसलिए वहाँ की जनता ने आंदोलन भी किया था। तो भारतीय सरकार ने ऑपरेशन पोलो नाम से वहाँ पे पुलिस की कार्यवाही की और हैदराबाद को भारत में विलय कर दिया गया। अब यहाँ कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश भी है। आंध्र नगर, एक मिनट, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। आंध्र नगर, पांडिचेरी, माहे, यनम, हरेकाल, यह सब पहले फ्रांसीसियों के अधीन थे। वैसे तो फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने पहले ही भारत से बाहर निकाल दिया था, लेकिन ये कुछ क्षेत्र थे जो अभी भी फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो 1954 में भारत सरकार ने इनको फ्रांस से आज़ाद किया और भारत में इनका विलय कर दिया था। तो इसमें मेन तो है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी भी अब 3-4 जगहों को मिलके बना रहा है। मेन पांडिचेरी तो यहाँ है तमिलनाडु में, फिर अरेकाल भी है तमिलनाडु में, यनम है आंध्र प्रदेश में, और माहे है केरल के अंदर। इन चारों को मिला के पांडिचेरी बनता है, ठीक है। और एक और था चंद्रनगर। इन पांचों को फ्रांस से आज़ाद किया गया था। अब फिर दादरा नागर हवेली को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। कब? 1954 में। पहला 1947, दूसरा 1948, तीसरा भी 1948 और चौथा और पांचवा 1954। यहाँ आपको महीना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आता, लेकिन साल पूछा जा सकता है। तो यह आप एक बार याद कर लीजिएगा। फिर हम उससे आगे देखते हैं गोवा और दमन द्वीप। ये भी पुर्तगालियों के अंडर थे। हमने यहाँ पे देखा दादरा नागर हवेली, गोवा और दमन द्वीप, ये तीनों पुर्तगालियों के अंडर थे। तो इन दोनों को भी 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया। गोवा को जब आज़ाद किया गया था तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी पहले आया था बीच में, अभी यहाँ ऊपर आया था ऑपरेशन पोलो, उससे आज़ाद किया गया था हैदराबाद को, और ऑपरेशन विजय से हैदराबाद आज़ाद किया गया था गोवा को। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हुई थी। और मैं अभी एक आपको और चीज़ बता दूं। अब पहले दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में एक बिल पास हुआ और उससे इन दोनों को एक बना दिया गया। अब उनका नाम है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। अब ये दोनों मिला के एक हो गए हैं। ये अभी का करंट का इश्यू है, तो शायद एग्ज़ाम में पूछा आ सकता है, क्योंकि पहले हमारे कुल केंद्र शासित प्रदेश थे 7, फिर 2 और बन गए, जम्मू और लद्दाख 2 बन गए, ये हो गए टोटल 9। लेकिन 9 जब बने, फिर दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को एक बना दिया गया, तो 9 - 1 = 8।
तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यह आप ध्यान रखना। फिर अब हम इसको अब ये देख लेते हैं कि भारत में जो विलय हुआ था वह कौन कौन से ये संविधान संशोधन से इनका विलय हुआ था। दादर नागर हवेली का 10वें संविधान संशोधन से, गोवा दमन दीप का 12वें संविधान संशोधन से, पांडिचेरी यमन माहे अरेकाल इन सब का 14 मतलब 14वें संविधान संशोधन से इनका विलय हुआ था। यह सभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दोनों को अब एक बना दिया गया है और गोवा अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह राज्य बना दिया गया है। और फिर चंद्रनगर को वेस्ट बंगाल में ऐड कर लिया गया था। और फिर एक सबसे लास्ट में 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बारबरी क्षेत्र जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच विवादास्पद था, उसको बांग्लादेश को दे दिया गया। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता है, ये इसको दे दिया गया था। तो दोस्तों ये इसी के साथ आज ये एकीकरण भी भारत का पूरा हुआ। मैंने इसमें बस महत्वपूर्ण चीज़ें ही लिखी है जो एग्ज़ाम में आने योग्य हो, और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, उनमें सीधा यही पूछा जाता है, हैदराबाद का विलय भारत में कौन से साल में हुआ था, या फिर हैदराबाद का विलय कौन से ऑपरेशन के द्वारा हुआ था, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय हुआ था गोवा के लिए, पोलो हुआ था हैदराबाद के लिए। तो ये हमने यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप इसके बारे में भी कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।